हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे भारत में द्वितीय नगरीकरण, सेकंड अर्बनाइजेशन। सेकंड अर्बनाइजेशन कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कौन कौन सी उसकी विशेषताएं थी और जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, उसमें किस तरह से बताया गया है उसको, और पुरातत्व जो है, आर्कियोलॉजिकल जो हमारे पास नॉलेज है, उसमें क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है मेन, वो बनता है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण की समीक्षा कीजिए। क्या ये केवल लौ प्रविधि का फल था? समीक्षा कीजिए। ऐसे भी आ जाता है कि क्या भारत में द्वितीय नगरीकरण केवल लौ प्रविधि का फल था, यानी कि जो आयरन टेक्नोलॉजी है, आयरन का जो आविष्कार है, लोहे का आविष्कार है, लोहे का प्रयोग है और फिर टेक्नोलॉजी में उसका इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी वजह से द्वितीय नगरीकरण हुआ है केवल? ये क्वेश्चन जो है पीसीएस वगैरह में पूछा गया है, पीसीएस के एग्ज़ाम में, यूपीएससी में पूछा गया है। और द्वितीय नगरीकरण की समीक्षा कीजिए भारत में, उसकी विशेषताएं बताइए, किन कारणों से भारत में द्वितीय नगरीकरण हुआ, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में भारत में द्वितीय नगरीकरण। तो 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में द्वितीय नगरीकरण जो दिखता है वो 600 ईसा पूर्व में दिखता है लगभग, यानी कि आज से 2620 साल पहले लगभग, आज से, क्योंकि 2020 चल रहा है, 600 साल उससे भी पहले ईसा से, तो 2620 साल पहले, आज से 2620 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, इतने साल पहले जो है भारत में द्वितीय नगरीकरण हमें दिखता है। और जो प्रथम नगरीकरण है, जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है इंडिया में, वो है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो लगभग 1800 ईसा पूर्व में जो है लुप्त हो चुकी थी, ये अनुमान लगाया जाता है। तो ये 600 ईसा पूर्व में और 1800 ईसा पूर्व में जो अंतर है वो लगभग 1200 साल का है। तो ये एक अलग क्वेश्चन बनता है कि 1200 साल का डिफरेंस क्यों हुआ। इस पर मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा है जो इंटरनेशनल जर्नल में छपा है। इस पर मैं बाद में डिस्कस करूँगा दूसरी वीडियो में किसी, कि ये अंतर क्यों है इतना ज़्यादा, कि 600 लगभग 1800 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया है प्रथम नगरीकरण, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई है, और फिर दूसरा जो नगरीकरण है उसको आने में 1200 साल लग गए। ऐसा क्यों हुआ? तो एक बहुत बड़ा, ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। इस पर अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग राय रखी है, और इसमें मैंने भी अपना एक नया जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया है रिसर्च पेपर में, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी हम बात करते हैं डायरेक्टली द्वितीय नगरीकरण की। तो 600 ईसा पूर्व में आसपास क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से भारत में द्वितीय नगरीकरण हो रहा है। तो जो पहली जो बात है वो है, लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे का आविष्कार, लोहे का जो प्रयोग है वो शुरू हो गया है लगभग 1000 ईसा पूर्व में। तो लोहे का प्रयोग होने से बहुत बड़ा अंतर आ गया। एक तो जो पेड़ों में आग लगा देते, जंगलों में आग लगाने के बाद जो उसमें कल्टीवेशन होता था वो नहीं हो पाता था ढंग से, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें हैं वो रह जाती थी, उनको निकालने का कोई साधन नहीं था। तो इस वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो काफ़ी कम हो पाता था, क्योंकि जब कल्टीवेट ही नहीं, हर जगह तो जड़ें रहेंगी, तो कैसे उसमें फिर जुताई नहीं होगी तो फिर उसमें जो है बीज नहीं होगा, अच्छे से जमेगा नहीं, सिंचाई के साधन भी नहीं थे। तो इस तरह की जो कंडीशंस थी उसमें जो है ये जो मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, बस इतना ही हो पाता था बहुत मुश्किल से, जो लोगों के ज़रूरत के लिए भी पूरा पर्याप्त नहीं था, बहुत कम प्रोडक्शन उसमें होता था, और उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी खेती की उन लोगों को। तो ये काफ़ी प्राचीन समय की बात है। तो लेकिन जैसे जैसे ये लोहे का आविष्कार हो रहा है, लोह प्रविधि का आविष्कार लोहे का इस्तेमाल हो रहा है, फिर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसका टेक्नोलॉजी का, तो उसमें उन्होंने कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करके जड़ों को निकाल दिया। तो ज़मीनों में से जब पहले आग लगा दी, फिर कुल्हाड़ी से जड़ों को निकाल दी, तो कल्टीवेशन ज़मीन का आसानी से हो सका। कुछ सिंचाई का इंतज़ाम भी उन्होंने किया। फिर धान की जो रोपाई पद्धति थी उसको भी जान लिया गया, जिससे प्रोडक्शन बढ़ गया, क्योंकि आपको पता है अभी भी जो है धान को रोपा जाता है, यही टेक्नोलॉजी चल रही है। धान की पहले पौध बो दी जाती है, अगर उसको हम दोबारा से रोपे नहीं दूसरी जगह पर, तो प्रोडक्शन बहुत कम होता है। तो ये धान की रोपाई पद्धति की वजह से भी प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई। फिर हलों का प्रयोग, लोहे के हल से अच्छी से जुताई हो पाई, लोहे के कुदाल का इस्तेमाल किया गया। तो इससे एग्रीकल्चर में एक क्रांति आ गई और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने से जो है एग्रीकल्चर सरप्लस आ गया। अब पहले क्या था, हर आदमी अपनी ज़रूरत के लिए अन्न उत्पादन करना पड़ता था, हर आदमी को जितनी उसकी ज़रूरत थी उसके लिए सारी उसकी ज़िंदगी इसी में निकल जाती थी, कि वो अपनी ज़रूरत के लिए, अपने पेट भरने के लिए अनाज का उत्पादन, चीज़ों का उत्पादन कर सके। कुछ फल वगैरह जो है वो फ्रूट्स जो हैं इकट्ठे करेगा, कुछ अनाज उत्पादन करेगा, कुछ जंगलों में से जड़ी बूटियाँ, कुछ कंदमूल लेगा। तो इस तरह से जो है उसका गुजारा चलता था। तो पूरी ज़िंदगी उसकी इसी में निकल जाती थी। उसके जब आदमी के पास पेट में खाना नहीं होगा खाने के लिए, तो फिर वो किसी और चीज़ की तरफ ध्यान लगा ही नहीं सकता।
तो अब ये जो एग्रीकल्चर सरप्लस हो रहा है, कृषि अधिशेष हो रहा है, इससे कुछ लोगों ने प्रोडक्शन किया तो दूसरे लोग फ्री हो गए। अब क्योंकि उनको दूसरे लोगों के द्वारा उत्पादित अनाज उपलब्ध था, तो वो दूसरी चीज़ों में ध्यान लगा पाए, उन्होंने दूसरे कामों में अपना टाइम लगाया और वो जैसे ट्रेड में, व्यापार में उन्होंने हिस्सेदारी की, क्योंकि अब उनको अनाज उत्पादन करने के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दूसरे लोगों के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा था और उससे वो अपना जो है उनसे खरीद सकते थे। तो अब उन्होंने व्यापार में अपना ध्यान लगाना शुरू किया, तो व्यापार में बढ़ोतरी हुई। पहली चीज़ इससे जो चेंज आया है वो व्यापार में बढ़ोतरी, और दूसरी चीज़ों में जैसे दस्तकारी भी, अब लोग दस्तकारी कर सकते हैं क्योंकि उनको अनाज उत्पादन करने की चिंता की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरे काम कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो दूसरे कामों की तरफ लोग ध्यान दे पाए। तो अब ये एग्रीकल्चर जो सरप्लस है, इससे ये बहुत बड़ा चेंज आया। दूसरा जो चेंज इससे आया है वो आया है कि जो राजा होते थे पहले, वो एक मुखिया के तौर पे होते थे, एक कबीले के मुखिया होते थे या फिर एक जनजातीय समूह के मुखिया होते थे। इस तरह से वो छोटे छोटे होते थे, क्योंकि उनके पास सेना रखने के लिए पैसा नहीं था, कहाँ से पैसा आता। लेकिन जब एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ तो जो मुखिया लोग थे उन्होंने जो है ये एग्रीकल्चर जो सरप्लस है इसको टैक्स के रूप में लेना शुरू कर दिया। और इसको जिन लोगों ने स्वीकार किया, जनता ने क्यों स्वीकार किया, क्योंकि उनको असुरक्षा की भावना हो गई थी, क्योंकि उनके पास अब संपत्ति हो गई थी। उनके अपनी संपत्ति की हिफाजत के लिए, अपने माल और अपनी जान की हिफाजत के लिए उनके अंदर जो असुरक्षा की जो भावना आ गई थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने दूसरे लोगों को राजा के रूप में जो है स्वीकार किया और उनको अपनी जो उपज का एक भाग टैक्स के रूप में देना शुरू कर दिया। तो जो एग्रीकल्चर सरप्लस है, इससे एक तरफ व्यापार बढ़ रहा है, दूसरे कारोबार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इसी से जो है जो राजा है उसको टैक्स मिल रहा है, और टैक्स से उसने एक अस्थाई सेना रखनी शुरू कर दी। और अस्थाई सेना रखने से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है वो एक राजा के रूप में ही डेवलप हो गया और उसकी स्थिति बहुत शक्तिशाली होती चली गई। और धीरे धीरे उसने जो है ऐसे क्षेत्रों में एक निश्चित सेना रखनी शुरू कर दी, और जिन क्षेत्रों में राजा का रहते थे वहाँ पर उनकी सेना होती थी, तो उन क्षेत्रों पे सुरक्षा की वजह से वहाँ पर वहीं ऐसे क्षेत्रों में ही व्यापारी लोग भी रहने लगे। और राजा ने ज़्यादा टैक्स हासिल करने के लिए ताकि उसको टैक्स मिले, उसकी स्थिति और मजबूत हो, व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया ताकि व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और जंगलों को खाली कराया, ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जंगल जो हैं वो एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील हो सकें, बदल सकें, जिससे उनको ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो और ज़्यादा टैक्स मिले। तो राजा ने इन चीज़ों को बढ़ावा दिया, उनको प्रोत्साहन दिया। तो इससे जो है ये चीज़ें बढ़ी। जो पुजारी थे उस समय के, उन्होंने इस प्रकार की वहाँ पर जो है जो ब्राह्मण लोग थे उनके जो उन्होंने कर्मकांडों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ज़्यादा कर्मकांड बनने से ज़्यादा जो है खर्च हुआ, और ज़्यादा खर्च होने से लोगों के अंदर ये भावना है कि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। तो लोग उसके लिए, क्योंकि धर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति के जीवन में, तो वो प्रोत्साहित हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि वो अपने धार्मिक अनुष्ठानों को भी कर सकें और उसके लिए धन जुटा सकें। तो इस चीज़ ने भी थोड़ी भूमिका निभाई, एक धार्मिक कारण के रूप में हम इसको बता सकते हैं। और ये राजनीतिक कारण हमने आपको बता दिया है अभी कि किस प्रकार राजाओं ने इसमें बढ़ावा दी, इस चीज़ को इस प्रोसेस को बढ़ावा दिया, इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। तो ये जो इस तरह के क्षेत्र थे जहाँ पर राजा निवास करते थे, वहीं पर व्यापारियों का निवास हुआ। ऐसे क्षेत्रों में दस्तकारों ने भी आकर के बसना शुरू कर दिया और लोगों ने भी आकर के बसना शुरू कर दिया। और इस तरह से जो ये वहाँ पर जो है जनसंख्या का एक तरह से संकेंद्रण हुआ, वहाँ पर आसपास के क्षेत्रों से जनसंख्या आकर के बसनी शुरू हो गई। तो ऐसे क्षेत्र जो थे धीरे धीरे एक और तो जो है ये नगरीकरण हो रहा है यहाँ पर। ये जो है नगरीकरण का प्रोसेस है, एक प्रोसेस के तौर पे अर्बनाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। तो ये धीरे धीरे ऐसे क्षेत्र थे जो नगरों के रूप में विकसित हो गए। और दूसरी तरफ जो है राजा की स्थिति मजबूत होने से जो है एक राजनीतिक रूप से भी यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है। ये अलग मैटर है, इसको हम दूसरे क्वेश्चन में समझेंगे। तो इस प्रकार हमने आपको बता दिया कि किस तरह से एग्रीकल्चर सरप्लस बढ़ा है, लोहे के प्रयोग की वजह से इसमें बढ़ोतरी हुई है, धान की रोपाई पद्धति की वजह से हुई है, फिर राजाओं ने इसको बढ़ावा दिया, पुजारियों ने भी बढ़ावा दिया, धार्मिक कारणों से इसको बढ़ावा मिला, राजनीतिक कारणों से भी इसको बढ़ावा मिला। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे कारण इकट्ठे हो गए, जिनकी वजह से जो है ऐसे क्षेत्र जो है धीरे धीरे एक जो है नगरों के रूप में डेवलप हो गए। तो ये सेकंड अर्बनाइजेशन में हम इस तरह से इसको बताएंगे कि कौन कौन से जो है कारण इसमें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं और किस प्रकार से ये द्वितीय नगरीकरण यहाँ पर इंडिया में हुआ है। तो अब हम यहाँ पर जो है समीक्षा का क्वेश्चन ऐसे आता है कि वह क्या ये केवल लौह प्रविधि का फल था। तो यहाँ पर बता देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल लोहे प्रविधि का जो आयरन टेक्नोलॉजी है उसमें जो डेवलपमेंट हुआ है उसका फल नहीं था, उसका रिजल्ट नहीं था, बल्कि बहुत सारे कारणों की इसमें भूमिका थी। जैसे इसमें राजनीतिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, और इसमें धार्मिक कारण भी थे,
और जैसे राजाओं ने भी इसको बढ़ावा दिया, तो बहुत सारे कारणों के का ही ये फल था। किसी एक चीज़ को इसमें जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो माना जा सकता है कि लोहे का जो इस्तेमाल हुआ है, जो इसमें लौह प्रविधि में जो डेवलपमेंट हुआ है, लोहे का आविष्कार हुआ है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तो माना जा सकता है इसको, कि ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसमें इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। लेकिन इसको ये नहीं माना जाता कि ये अकेला ही एक कारण था, बल्कि दूसरे कारणों में इसमें भी, दूसरे कारकों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पर दूसरा जो पार्ट है, इसमें अगर आता है इस तरह से कि जो साहित्यिक विवरण है, जो लिटरेचर में क्या आया है, और जो दूसरी चीज़ है लिटरेचर के अलावा जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल जो हमारे पास नॉलेज है, उसके बेस पे क्या क्या डिफरेंस मिलता है। तो जो साहित्यिक विवरण हमें मिलता है द्वितीय नगरीकरण का, वो बहुत बढ़ा चढ़ा करके उसमें प्रस्तुत किया गया है। उसमें बड़े बड़े महल हैं, सुसज्जित पताकाएँ हैं, बड़े बड़े भवन हैं, चारों तरफ जो किलेबंदी की गई है, और बड़े बड़े शहर हैं, उसमें उनके जो शहरों का क्षेत्रफल है वो लगभग 30 से 50 वर्ग किलोमीटर बताया गया है, कि लगभग 30 से 50 वर्ग किलोमीटर के नगर वहाँ पर थे, और उनमें बड़े बड़े भवन थे, और हंसों और कमल के फूलों से भरे हुए, पानी से भरे हुए बड़े बड़े तालाब थे, और रंगीन बिल्डिंग्स थी वहाँ पर, कलरफुल और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और चारों तरफ नगर के खाई है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो साहित्यिक विवरण में हमें मिलती है, और बहुत सारे नगरों का उसमें विवरण दिया जाता है। अब हम आते हैं आर्कियोलॉजिकल जो नॉलेज है। अब आर्कियोलॉजिकल नॉलेज के हिसाब से हमें पता चलता है कि लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास और 600 ईसा पूर्व के आसपास ये इस समय काल में जो है धीरे धीरे कुछ नगरों का वहाँ पर डेवलपमेंट हो दिखता है, हमें प्रमाण मिले हैं ऐसे। लेकिन कौशाम्बी के महल के अलावा किसी और महल का प्रमाण हमें नहीं मिलता, कोई और सबूत नहीं मिलता है कि कौशाम्बी के महल के अवशेष मिले हैं, और किसी महल के अवशेष हमें इस तरह से नहीं मिले हैं जैसा कि साहित्यिक विवरण में जो हमारा लिटरेचर है उसमें बताया गया है। इसके अलावा जो दूसरा हमें प्रूफ मिलता है वो 4 से 5 किलोमीटर, कोई सा भी जो हमें बस्तियाँ हैं, वो किसी भी बस्ती का क्षेत्रफल 4 से 5 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो इस प्रकार जो साहित्यिक विवरण में और जो आर्कियोलॉजिकल नॉलेज में काफ़ी डिफरेंस हमें पता चलता है। तो कुल मिला के हम बता देंगे, उसके बाद हम बता देंगे कि साहित्यिक विवरणों में कुछ हो सकता है यहाँ पर जो है ये अतिशयोक्तियों का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण हमें लगता है, क्योंकि उसका पुरातात्विक रूप से उसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इन दोनों को बातों को बता करके हम अपना आंसर पूरा कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे, और इंडिया में सेकंड अर्बनाइजेशन कैसे हुआ है, द्वितीय नगरीकरण कैसा हुआ, इस पर आप आंसर लिख सकते हैं अब अच्छे से। और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो दूसरे लोग इस नॉलेज के लिए देख रहे हैं वीडियो को, तो उनको भी समझ में आ गया होगा कि द्वितीय नगरीकरण किस तरह से हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।